ये हम और आप आज साथ मिलकर इतिहास से जुड़ी जानकारी पर विवेकपूर्ण चर्चा करते हैं। तो मैं बता दूं आपको, फिरोज शाह तुगलक के समक्ष अनेक समस्याएं थी, इसलिए वह खोए हुए थे। राज्यों को पुनः प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास न कर सका और बंगाल के स्वतंत्र शासक हाजी इलियास शाह ने दिल्ली सल्तनत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिस कारण नवंबर 1353 ईस्वी में फिरोज ने हाजी और इलियास शाह पर आक्रमण कर दिया। फिरोज के आने की खबर सुनकर वह एक दल के किले में छिप गया। फिरोज ने उसे परास्त किया और बंगाल को बिना अपने राज्य में मिलाए दिल्ली वापस लौट गया। तो मैं बता दूं आपको, उसने अपने सेनापति तारतार खां की सलाह को नज़रअंदाज कर दिया। बंगाल में हुई आंतरिक कलह का लाभ उठाते हुए फिरोज तुगलक ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाने के उद्देश्य से बंगाल पर 1359 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। मार्ग में वह 6 माह के लिए जफराबाद में रुका। वहां उसने गोमती नदी के तट पर मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर बसाया और इसी के साथ है सिकंदर शाह ने अपने पिता की नीति का अनुसरण किया और एक दल के दुर्ग में जा छिपा। दिल्ली की सेनाओं ने दुर्ग को घेर लिया और आक्रमण किया। प्रकृति ने भी सिकंदर शाह का साथ दिया। वर्षा ऋतु पुनः आने को तैयार थी, जिस कारण फिरोज को एक बड़े नुकसान के होने की संभावना थी और इसी कारण उसने ऐसी शर्तों पर समझौता कर लिया जो सिकंदर शाह के हित में थी। इस प्रकार फिरोज का बंगाल अभियान पूरी तरह सफल रहा। तो मैं बता दूं आपको, बंगाल से लौटते समय फिरोज ने जाजनगर पर आक्रमण कर वहां के शासक को अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। नगरकोट, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही स्वतंत्र हो गया था, उस पर फिरोज ने आक्रमण करके वहां के शासक को सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 1361 से 1362 ईस्वी में फिरोज ने सिंध पर आक्रमण करने की योजना बनाई और 90,000 सैनिकों, 480 हाथियों और 5,000 नौकाओं के साथ जाम बावनिया पर आक्रमण कर दिया। जाम बावनिया ने उससे मुकाबला करने का फैसला किया, लेकिन अकाल और बीमारियों के कारण फिरोज को गुजरात लौटना पड़ा।